चलिए, स्क्रीन विजिबल है सर आप सभी को? तो चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, आप मुझे बुलाए सर उनके लिए। और थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। माय नेम इज हेमंत कुमार। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर इन योगा थेरेपी फ्रॉम HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का मौका मिला। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर अगर हम योगा एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, सो व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द योगा एनाटॉमी। मतलब क्यों आज के समय की ये क्या जरूरत है कि हमें योगा एनाटॉमी जानना चाहिए। तो बेसिकली हम समझते हैं कुछ ऐसे टर्म्स जो सच में ये बताते हैं कि हमें योगा एनाटॉमी जानने की नीड है, क्योंकि आज का जो समय है वो पूरी तरीके से साइंटिफिकली बेस्ड है। हम चीजों को तब मानते हैं जब वो साइंटिफिकली प्रूफ हो, और चीजें तब बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब हम उसके साइंटिफिकली प्रूफ को एग्जाम्पल के तौर पे बताते हुए हम उसको डिफाइन करते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहले चीज है योगा एनाटॉमी की जानने की, वो ये है टू बी अ वेल प्रोफेशन योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, योगा ट्रेनर और योगा थेरेपिस्ट। देखिए, कई ऐसे टीचर होते हैं नॉर्मल, जो चीजों को ऐसे ही बता देते हैं, और कई लोग होते हैं जिनके बताने का तरीका बहुत अलग होता है। सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टीचर एंड स्पेसिफिक या प्रोफेशनल टीचर। तो देखिए, अगर आप सिंपल एक आसन कराते हैं, सिंपल इसी एक आसन को कराते हैं, अगर इस एक आसन को, एक तरीका हुआ कि आप नॉर्मल इस आसन पे आ जाए बोलेंगे। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम उस आसन को बाय सीक्वेंस लेकर के गए, उसके बाद हमने एक एक चीजों को बताया। जैसे ये देखिए, जो ब्लू मार्क है इसमें वो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन बताया है, और जो रेड है और ऑरेंज है वो मसल्स की स्ट्रेचिंग बताया है। मतलब इस आसन पे करने पे हमारा कौन सा मसल है वो स्ट्रेच हो रहा है, हमारा कौन सा मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी रेंज ऑफ मोशन क्या है, अगर वो मसल स्ट्रेच हो रहा है तो उसका रेंज ऑफ मोशन क्या है, अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, और इसकी लिमिट कितना है, अगर और ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं। एक ये तरीका होगा। तो जब हम किसी भी चीज को साइंटिफिकली तरीके से प्रूफ के साथ एक प्रोफेशन तरीके में बताते हैं, तब उसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, इसीलिए हमें योगा एनाटॉमी जानने की जरूरत है। आप सिंपल इस आसन को देखिए, अगर मैं बताऊंगा कि हम जब ये आसन करते हैं, राज कपूत आसन करते हैं, तो हम पीछे नहीं झुक पा रहे हैं। सपोज आप लोग 5 लोग हैं, 5 लोग कर रहे हैं, कोई ज्यादा झुक पा रहे हैं, कोई कम झुक पा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बताएंगे कि आप इतना कम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके इस मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन कम है या इस मसल्स की स्ट्रेचिंग कम है, तब वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली होगा, तब वो प्रॉपर उसमें काम भी करेगा। अब ये तब पता चलेगा आपको जब आपको उसकी एनाटॉमी पता हो, आपको उसकी बेसिक, एटलीस्ट बेसिक एनाटॉमी पता हो कि कौन से मसल है, उसकी क्या काम है, वो मसल कैसे फंक्शन करता है। और अगर हम उस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कल्प्रिट, मतलब उसका कौन सा मसल्स है जो कल्प्रिट है, मतलब वो कौन सा मसल है जो दोषी है। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज। जैसे जैसे अभी योगा पॉपुलर हो रहा है, तो हम देखते हैं योगा की पॉपुलैरिटी जितनी बढ़ी है उतनी ही इंजरी की चांसेस भी बढ़ा है। यूनाइटेड स्टेट का ये एक रिपोर्ट है। हम चार जितने भी चीजें हम बात करेंगे, सारी चीजें हम साइंटिफिक हुआ है या अगर रिसर्च हुआ है उस पर बात करेंगे। हम जो अनएथिकल कुछ भी ऐसे बात नहीं करेंगे कि ऐसे होता है या हो जाता है या हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं हम करेंगे। हम उन्हीं चीजों को यहाँ पे बात करेंगे जिन पे आज तक कोई काम हुआ हो, जिन पे सच में कोई स्टडी हुई हो। तो ये रिसर्च स्टडी बताता है, यूएस का रिसर्च स्टडी। तो 2004 में जो इंजरी के चांसेस थे वो 3760, वो ऐसे इंजरी है जो दर्ज किए गए थे। अब पता नहीं और कितने इंजरी ऐसे हुए हों जो दर्ज ही नहीं किए गए हों। ये तो ऐसा है जो जिसका रिकॉर्ड है ऑनलाइन।
अब वो 2004 की इंजरी 2006 में बढ़ करके 4450 इंजरी केसेस दर्ज किए। अब कोई व्यक्ति आपके पास क्यों आता है? क्योंकि वो स्वस्थ रहे। अब वो वहां से अगर इंजरी लेकर के जाए तो सोचो समाज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आप योग करा रहे हो, आप केवल आप योग नहीं करा रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे योग समुदाय को। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और बिना नॉलेज के ज्यादा खींचातानी करके इंजर्ड करता है, तो पूरा योग की जो कम्युनिटी है वो बदनाम होता है। सो इससे अब ये समय है कि हमें योग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और यही चीज बताता है कि इसलिए हमें एनाटॉमी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एनाटॉमी नॉलेज होगा तो आप प्रॉपर उन चीजों को समझेंगे कि उसका रेशियो कितना है, इसको कितना कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसको कितना मोड़ा जा सकता है। अगर हम 2001 से लेकर के 2014 तक के जितने भी इंजरीज हुए हैं यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट में, उसकी बात करें, टोटल 29,590 योगा रिलेटेड ऐसे इंजरी हुई है जो दर्ज किया गया है। जिसमें हम ट्रंक मतलब धड़ की इंजरी 46% होता है। ठीक है। स्प्रेन और स्ट्रेन का प्रॉब्लम योगा से हुआ है। ये सारे प्रॉब्लम योगा से हुआ है, मतलब 29,590 तो ऐसे केसेस है जिसको ऑनलाइन दर्ज किए हैं। कई बार ऐसे होता है कि लिगामेंट टियर हो गया, हम योगा करा रहे हैं और योगा कराने के बाद उनको कुछ मसल्स पुल हो गया, तो हम बताते नहीं है किसी को। जब वो हॉस्पिटलाइज हो तब ये चीजें दर्ज की गई है। ठीक है। तो जैसे जैसे योगा का पॉपुलैरिटी बढ़ा है वैसे वैसे इंजरीज हुई है। और इंजरी का जो सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसे टीचर या तो उसको प्रॉपर उसके उस रीजन के उस स्पेसिफिक रीजन के फंक्शंस ना पता हो, उसका एनाटॉमिकल एक्शन ना पता हो, इंजरीज कैसे प्रिवेंट किया जाए ये ना पता हो। तब ये चीजें हैं इंजरीज को बढ़ाती है। और इंजरीज होने से रोकने के उपाय में जो मेन अहम भूमिका होता है वो होता है योगा एनाटॉमी का नॉलेज। अगर हम बात करें उसमें भी कितने कितने इंजरीज कौन कौन से रीजन पे हुआ है, तो देखिए लोअर एक्सट्रीमिटी में मतलब लोअर धड़ जो है हमारा, उसमें नी में सबसे ज्यादा इंजरीज पाई गई है 21%। जब हम योगा प्रैक्टिस किए हैं तो जो 29,590 इंजरीज के केसेस सामने आए हैं रिसर्च स्टडी के हिसाब से, उसमें नी का स्टडी सबसे ज्यादा बताता है कि नी की इंजरी सबसे ज्यादा हुआ है। नी की इंजरी के बाद हम देखते हैं कि लोअर बैक इंजरी, लोअर बैक में हम देखते हैं कि मसल स्पाज्म होना, स्लिप डिस्क होना, इस तरीके की प्रॉब्लम भी बढ़ा है आफ्टर प्रैक्टिस, योगा अभ्यास करने के बाद। फिर हम देखते हैं कि शोल्डर की भी इंजरीज बढ़ी है योगा करने के बाद। फिर हिप्स के भी जो है इंक्लूडिंग हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो हमारा मसल्स है पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला थाई का मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। तो 15.9% इंजरी योगा से इस पे भी हुआ है, हिप और हैमस्ट्रिंग पे। उसके बाद जो अलग अलग हिस्से पे बटे हैं वो 8% इंजरी हुई है। फिर गर्दन कभी बहुत, जब गर्दन झटके से जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब जंप करके आगे गए फिर पीछे गए, फिर गलत तरीके से हम शीर्षासन करते हैं बिना उसकी एनाटॉमिकल जाने, उस तरीके के अभ्यास करने से गर्दन पे भी 5% की इंजरी दर्ज की गई है। फिर कंटिन्यूसली हम रिस्ट को बिना उसके वार्म अप के कंटिन्यूसली जब हम रिस्ट के प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर भी 4.5%। फिर अपर बैक हमारे जो अपर बैक रीजन है सर्वाइकल से थोड़ा नीचे, उस पे भी 3% इंजरी, एंकल पे 2.1% इंजरी, और फिट पे 1.5 इंजरी परसेंट जो है वो परसेंटेज में दर्ज की गई है। मतलब इतने इंजरीज हुए हैं योगा से। तो अब कहीं ना कहीं जरूरत है इस इंजरी को जानने की, इस इंजरी के कारण को जानने की, और इसके उपाय को जानते हुए इस इंजरी को दूर करने की। अगर हम बात करें नी की इंजरी की, तो अगर नी का इंजरी सबसे ज्यादा हुआ है, तो अगर किसी को इंजरी हुआ है या किसी को इंजरी नहीं हुआ है, तब ये समय है कि कुछ सावधानियां बरतने की। कुछ बेसिकली कुछ ऐसे आसन हैं जिसको अपनाने की, लेकिन कुछ ऐसे भी आसन हैं जिसको हमें अवॉइड करने की नीड है। देखते हैं अगर अलाइनमेंट हमारा गड़बड़ होता है, वहां भी इंजरी के चांसेस बढ़े हैं। और इस कंडीशन में हमें कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करना है।
सपोज हमें नी की इंजरी बढ़ी है, हमने देखा कि 21% नी की इंजरी थी, और उसमें भी अब नी की इंजरी होने के बाद कुछ कुछ तो चीजें हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। अगर हमें नी की इंजरी होता है, उस कंडीशन में नी की फ्लेक्शन नहीं करना है, मतलब नी को मोड़ करके किए जाने वाले आसन जो है उसको अवॉइड करना है। किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं देना है हमारे नी रीजन पर, और जरूरत है इसके अलाइनमेंट को सही करने की। तो अगर हम नी की रीजन को इंजरी को टालना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है उसके आसपास के मसल्स को स्ट्रेंथन करने की। या हम कंटिन्यूअसली, अगर हमें इंजरी हुई है नी की, उसके बाद भी हम प्रैक्टिस नहीं अवॉइड कर रहे हैं जिसको हमें अवॉइड करना है, तब वो प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा धीरे धीरे, मतलब उसका असर आपके अन्य रीजन पे भी दिखेगा। या मसल्स हो, या लिगामेंट हो, या टेंडन हो, या नी मेनिस्कस हो, ठीक है, या फिर आपका आपके फिर अन्य रीजन हो, उस पे भी ये चांसेस धीरे धीरे बढ़ती है अगर हम उस पे सावधानी नहीं रखें तब। तो जरूरत है सावधानी और ज्यादा बरतने की। फिर दूसरा होता है, एक हम देखते हैं, अगर मैंने नी की बात किया, तो जो हम नी की रोटेशन करते हैं, जो खड़ा होकर के नी को घुमाते हैं, लाइक दिस इज, तो क्या हमें ये अभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आई वांट टू योर कंसर्न कि आप क्या समझते हैं कि क्या हमें नी का रोटेशन जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सो प्लीज आंसर करिए आप, बाकी लोग जो जुड़े हैं। अधिकतर हम करते हैं ये अभ्यास। ये नहीं करना चाहिए आई थिंक। ये नहीं करना चाहिए, चलिए आपने कहा नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से नी का जो स्ट्रक्चर है वो सामने जो मूवमेंट होती है, मेरे अकॉर्डिंग सामने वाले अभ्यास हमें करने चाहिए। जी। नहीं। इसमें और रोटेशन हो रहा हाँ है जी। तो। जी 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 सर। तो और बाकी लोग और कुछ बताना चाहेंगे क्या इसके बारे में? जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और बाकी लोग कुछ बताना चाहेंगे क्या? चलिए मैं ही बताता हूँ। अगर हम नी की बात करें, नी की एनाटॉमिकली बात करें, तो नी जो है हमारा हिंज ज्वाइंट है। जैसे आप दरवाजा देखें ना, दरवाजा का हिंज, वो दरवाजा एक साइड से ही खुलता है और बंद होता है, वो दरवाजा पूरा घूमता है क्या? नहीं घूमता है। वैसे ही हमारा नी है, वो हिंज ज्वाइंट है। उसमें केवल दो मूवमेंट होता है, फ्लेक्शन मतलब नी को मुड़ना, और एक्सटेंशन मतलब नी का सीधा होना। और जो सरकमडक्शन मतलब ये रोटेशन है, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हिंज में रोटेशन नहीं होता है। तो अब हमें ये तब पता चलेगा जब हम इसकी एनाटॉमी जानेंगे, जब हम ज्वाइंट पढ़ेंगे। इसीलिए एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है कि नी जो ज्वाइंट है वो एक तो हिंज ज्वाइंट हुआ, इसके केवल दो मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। और इवन ये तो कई जगह बैन है। ये रिसर्च स्टडी ये कहता है कि कंप्रेशन ऑफ क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिक रिजल्ट ऑफ प्रेस फिट कॉन्डाइलर रोटेशन, मतलब ये जो हमारा नी ज्वाइंट है, इसमें केवल फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होते हैं, और इसमें भी जो फ्लेक्शन है तो उसके भी कुछ कंडीशन है। हाइपर एक्सटेंशन है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेच करना है, उसके भी कंडीशन है। और रोटेशन ये तो पूरी तरीके से बैन है बहुत ज्यादा, बहुत जगह पर। ये रिसर्च स्टडी है, रिसर्च स्टडी बेस्ड है, ये ओरिजिनल आर्टिकल है। तो इस तरीके से जब हम जानेंगे कि ये जो हमारा नी ज्वाइंट है ये कैसे काम करता है, इस पे क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करना है, क्या क्या चीजें हैं जो करना है, ये कितना वेट बियरिंग है, ये सारी चीजें जब हम एनाटॉमिकली जानेंगे, उसके बाद एक्शन करेंगे, तो हमको बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। या तो हम सामने किसी को कराएं अगर एज अ टीचर, या तो फिर हम एज अ थेरेपिस्ट अगर किसी को कराते हैं तभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो या तो योगा टीचर की बात करें या थेरेपिस्ट की बात करें, तो उसके लिए इसका नॉलेज, बेसिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये क्या ज्वाइंट है, इसके अराउंड कौन कौन से मसल्स है, क्या लिगामेंट है, कैसे काम करता है। अब देखिए, तो हम दो चीजें देखें कि एक तो पहला, प्रोफेशनल योगा टीचर बनने के लिए चीजों को पूरी स्पेसिफिक कहने के लिए। दूसरा है इंजरी जो होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। और जो तीसरा टर्म है कि बॉडी के जो मूवमेंट है और बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसको समझते हुए योगा अभ्यास करने के लिए
योगा एनाटॉमी नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे कि हम अगर अपनी स्पाइन की स्ट्रक्चर देखें, हमारी बॉडी पे जो सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है, जो बेस होता है बॉडी का, वो होता है हमारा स्पाइन। अब स्पाइन पे भी देखिए, सर्वाइकल का जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं लॉर्डोसिस। जो आप गर्दन को पकड़िए, गर्दन को टच करिए सभी, अपना गर्दन को टच करिए और गर्दन पे देखिए इस तरीके के सी शेप बना होगा, ये है आपका लॉर्डोसिस। फिर उसके नीचे थोड़ा ये, इसको बोलते हैं थोरेसिक। इसका डिग्री 18 हुआ और इसका जो रेंज है उसको बोलते हैं काइफोसिस। ठीक है, इसका जो कर्व है वो काइफोसिस हुआ, मतलब ये डी शेप बनाता है। ये इस तरीके से सी शेप बनाया, ये इस तरीके से डी शेप बनाया। फिर उसके बाद नीचे एक आर्च बनता है, आपके नाभि के ठीक पीछे टच करिए, जो आर्च बना है वो है वापस से लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस मतलब सी शेप और काइफोसिस मतलब डी शेप। तो जो 18 डिग्री का कर्व बना है हमारे सर्वाइकल पे, 35 डिग्री का कर्व बना है हमारे थोरेसिक पे, अब 48 या 49 डिग्री का कर्व बनता है, महिलाओं पे ज्यादा बनता है ये, लंबो सेक्रल एंगल बोलते हैं इसको। लंबर का जो और सेक्रल, इन दोनों के बीच का एंगल है वो 48 तो ज्यादा होता है महिलाओं में, पुरुषों में कम होता है। और ये जो सेक्रल है उसका जो काइफोटिक रेंज है 60 है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप कुछ आसन करते हैं, सपोज आप ट्विस्टिंग आसन कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि 3 दिन की वर्कशॉप है स्पाइनल ट्विस्टिंग एडवांस आसना, हाइपर एक्सटेंशन बैक बेंडिंग, हाइपर फ्लेक्शन फॉरवर्ड बेंडिंग। तो अगर आप किसी की बॉडी को समझे नहीं है, किसी की बॉडी को स्ट्रक्चर जाने नहीं है, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 3 दिन में उसको बॉडी को पूरी तरीके से ट्विस्ट कर देंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। इसका रेंज ऑफ मोशन अलग है, इसका रेंज ऑफ मोशन अलग है, इसका रेंज ऑफ मोशन अलग है। अगर तीनों का रेंज ऑफ मोशन अलग है, इसको इसकी बॉडी जो टाइटनेस है उसको लगेंगे 25 से 1 महीने, इसकी बॉडी है उसको लगेंगे 12 दिन और इसको लगेंगे 3 दिन। तो वो 3 दिन का वर्कशॉप इसके लिए काम करेगा, इसके लिए काम नहीं करेगा। और अगर आप इस तरीके का अभ्यास कराएंगे तो डेफिनेटली आप या तो इस रीजन को या तो इस रीजन को या तो इस रीजन को डैमेज करेंगे ही करेंगे। तब यहाँ जरूरत पड़ती है हमें इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की, कि अगर आपका बॉडी अलग है, मेरा बॉडी अलग है, मेरा एडवांस प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर है मेरा बॉडी, आपका प्रिपेयर नहीं है, लेकिन आपको जबरदस्ती बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग कराया जा रहा है स्पाइन को, बहुत ज्यादा बाहर से भी फोर्स लगाया जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम जैसे ही सो के उठते हैं, हम कटक 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 स्पाइन को घुमाने लग जाते हैं, ट्विस्टिंग करने लग जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो स्पाइनल ट्विस्टिंग है ना, वो स्टार्टिंग में नहीं होता है। जब हम एक एक वर्टिब्रा की बात करें, 26 वर्टिब्रा होते हैं, 26। ठीक है, तो जो वर्टिब्रास होते हैं, वर्टिब्रास जो है, दो वर्टिब्रा के बीच में एक प्रोजेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो एक न्यूक्लियस हुआ, एक एनुलस फाइब्रोसस होता है। तो जब मसल स्टिफ होता है सुबह के समय, तो जब हम स्पाइनल को ट्विस्टिंग करते हैं बहुत ज्यादा फोर्स दे करके, तो हो सकता है हमारी जेली लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाए, हमारा एनुलस फाइब्रोसस या न्यूक्लियस हो सकता है बाहर आ जाए, इंजरी के चांसेस बढ़ जाए। तो जो आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके इस तरीके की गलत रूटीन जो है वो कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली होते 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 होते, बिकॉज ऑफ अनअवेयर, अविद्या। हम कहते हैं ना कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, तो उसमें के जो पहला कारण है अविद्या, मतलब हमें इसका ज्ञान नहीं था कि हम स्पाइन को मोड़ सकते हैं तो कितना मोड़ सकते हैं, हमारी बॉडी कितना अलाउ कर रहे हैं, हम कितने मोड़ने पर सेफर जोन में हैं। बिना इसको जाने हम बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर दिए, ऑलरेडी हमको बहुत ज्यादा पेन में है, और सामने से आया कि इंस्ट्रक्टर और मोड़ दिया, यहाँ पे डेफिनेटली इंजरी होगा। अब ये समय है जागरूक होने का, ये समय है एटलीस्ट इसके बारे में बेसिक एनाटॉमिकल नॉलेज तो पता हो। तो इस सारी चीजों के लिए हमको योगा एनाटॉमी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनाटॉमी इज द आई ऑफ योगा। एनाटॉमी ही एक ऐसा चीज है जो आई है योगा का, मतलब वही है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं चीजों को, देख सकते हैं अपनी बॉडी को, कि व्हाट इज माई कैपेसिटी, मेरा कैपेसिटी कितना है, मैं कितना आगे जा सकता हूँ, मैं कितना झुक सकता हूँ, कौन सा पेन है जो गुड पेन है, कौन सा पेन है जो बैड पेन है, कौन सा पेन है जो मुझे इंजरी लाने वाला है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द बेसिक योगा एनाटॉमी। पूरा नहीं है, हमको सारी मसल्स की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है,
हमको 650 मसल्स की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, हम सारे बोन्स हमको नहीं पढ़ना है, हमको कौन सा डॉक्टर बनना है, लेकिन एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए जो अप्लाइड होता है योगा में। फिर दूसरा, एज अ थेरेपिस्ट हम देखते हैं कि योगा में बहुत सारे डिसीज भी होते हैं, और उन डिसीज को ट्रीट कराने के लिए हमको एज अ थेरेपिस्ट बुलाया भी जाता है। तो उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बेसिक योगा एनाटॉमी जरूरी है, क्योंकि आपको देखो, अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे तो रिपोर्ट में क्या आता है कि एल फोर वर्टिब्रल डिसफंक्शन, डिसफ्यूज। अब एल फोर क्या है? जब आपको एनाटॉमी बेसिक पता होगा, एल फोर मतलब लंबर का एक चौथा रीजन है, मतलब लंबर में 5 वर्टिब्रा होते हैं। तो एल फोर डिफ्यूजन मतलब उसका एल फोर डिफ्यूज हो गया है। अगर आप उसके सामने ही ये बोल देंगे कि मुझे नहीं पता है, तो उसका वहीं पे विश्वास खत्म हो जाएगा। और अगर आप उसके सामने यही बात बोल दोगे कि ये आपका लंबर रीजन है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, चिंता मत करिए, सामने आपको नहीं झुकना है, बाकी हम अभ्यास करेंगे, तो वहीं पे उस आपको जो पेशेंट है उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, केवल इस एक नॉलेज से। और केवल इस एक नॉलेज ना होने से आप कितना भी अच्छा प्रैक्टिस कराएं, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में खटकता रहेगा कि यदि इस बंदे को या इस टीचर को ये पता ही नहीं था, तो ये कैसे मुझे ठीक करेगा। मन में बहुत तरीके की शंकाएं उत्पन्न होती है। उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपने जो पेशेंट है उसको पॉजिटिवली इफेक्टफुल रिजल्ट देने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको योगा एनाटॉमी का बेसिक नॉलेज पता हो। जैसे कि सिंपल हम बात करें, लो बैक पेन होता है, तो लो बैक पेन के कंडीशन में हमें स्पाइन की एक्सटेंशन करनी होती है, ना कि फ्लेक्शन। मतलब मैं आगे बताऊंगा ये दो टर्म, कि अगर किसी को लो बैक पेन है या नेक पेन है, तो उस कंडीशन में जब हम योगा प्रिपेयर करते हैं या उनको सजेस्ट करते हैं, तो हमेशा हम उनको सामने झुकना मना करते हैं। और डॉक्टर भी लिखे होते हैं कि अवॉइड फ्लेक्शन, जैसे इस तरीके की टर्म मैंने बताऊंगा कि मूवमेंट, तो आप ये समझोगे कि मैं तो मुड़ना भी शब्द तो मेरे लिए अच्छा है, मैं तो यही शब्द यूज करूंगा, लेकिन डॉक्टर तो आपको पर्चा में लिख के दे दिया है अवॉइड द फ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। फिर आप सर्च करोगे गूगल में जाके अवॉइड व्हाट इज द फ्लेक्शन। तो इस तरीके की ये बेसिक नॉलेज है। फ्लेक्शन मतलब मुड़ना, सामने की ओर मुड़ना, तो हमें सामने की ओर मुड़ना इसको अवॉइड करना है। और सामने की ओर मुड़ना अवॉइड करना है, तो क्या चीजें हैं जो हमारे बैक पेन को ट्रीट करेगा? तो एंटी ग्रेविटी आसन, ऐसे आसन जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, मतलब जैसे कि पीछे झुकने वाले आसन हो गए, ये सारे आसन को हमको उसके लिए डिजाइन करना है। तो ये हमें तब पता चलेगा जब हमको इसकी एटलीस्ट बेसिक योगा एनाटॉमी पता हो। अब ये बहुत अच्छा पिक्चर है आप सबके लिए। देखिए, अगर हम बात करें हमारे इवोल्यूशन की, तो सच में हम यहाँ से उठे थे, और क्या हमारा इवोल्यूशन हो रहा है या वापस हम उसी ओर जा रहे हैं? क्यों ऐसा है? ये बहुत बेहतरीन पिक्चर है आपको समझाने के लिए कि हम पहले क्या थे। बताइए, हम पहले क्या थे? बंदर। अब वापस किस दिशा में जा रहे हैं, आप चिंपैंजी। ही बताइए। उसी देखिए, दिशा में। वापस हम उसी दिशा में जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अब याद रखिएगा, जो हमारा पोस्चर है ना, तो पोस्चर बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि पुअर पोस्चर इज कॉल्ड सेकेंड स्मोकिंग। मतलब सेकेंड स्मोकिंग मतलब जितना स्मोकिंग करने वाले के पास आप रहो, तो उतना इफेक्ट होगा, और उतना ही इफेक्ट होगा आपको पुअर पोस्चर से। और जब हम कंटिन्यूअसली पुअर पोस्चर करते हैं, तो देखिएगा आप ऐसे झुक के बैठिएगा तब स्पाइन में एनर्जी का फ्लो देखिएगा, और स्पाइन को स्ट्रेच करके बैठेगा तब इस एनर्जी का फ्लो देखिएगा। तो हम आज सिडेंट्री लाइफ के वजह से कुछ कुछ चीजें हैं जिनको अडॉप्ट कर लिए हैं। हम सामने जो झुक करके कंप्यूटर चलाने वाली बात हो गई, या गर्दन झुका करके मोबाइल चलाने वाली बात हो गई, या गलत तरीके से बेड में बैठ करके लैपटॉप टैब चलाने की बात हो गई, या झुक करके बैठने की ही बात हो गई, तो ये हमारे पोस्चर को बिगाड़ता है। पोस्चर बिगड़ने से होता क्या है, कि क्या है पोस्चर, पुअर पोस्चर, और उसका अलाइनमेंट क्या है, ये देखिए। सिंपल, अगर हम कंप्यूटर भी चला रहे हैं, तो अगर हमारा स्टेट गर्दन इस रीजन पे है, और जैसे ही गर्दन की जो टिल्टिंग है वो इतनी डिग्री सामने जाती गई, और जितना डिग्री सामने जाता गया,
उतना ही वेट आपके सर्वाइकल रीजन पे बढ़ता गया। मतलब यहाँ पे 5 केजी का वेट पड़ रहा है, बियर कर रहा है वेट, और अपने वेट का, अगर वो 0% पे है, 0 डिग्री पे है, जैसे 15 डिग्री गर्दन सामने झुका, अपने वेट का 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा वेट होता है हमारा गर्दन। जैसे 30 डिग्री हुआ, अपने वजन का 18 डिग्री वेट जो है हमारा गर्दन बियर करता है। और अपने जो 45 और 60 डिग्री है, तो अपने वेट का 27 केजी वेट बियर करता है। तो डेफिनेटली मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना रिसर्च स्टडी मैंने किया है, कि कहीं ना कहीं देखिएगा आने वाले 15 से 20 साल में लगभग व्यक्तियों को प्रेवलेंट होगा नेक पेन का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम का। क्योंकि आज जिस तरीके से हम अपने पोस्चर को अडॉप्ट किए हैं, जिस तरीके से हम गर्दन को झुका करके मोबाइल चलाते हैं, जिस तरीके से अनअवेयर हो करके हम काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। और मैक्सिमम आप खुद देखिएगा आपके आसपास, आप या आप खुद फील करते होंगे, नेक की टाइटनेस बहुत कॉमन है अपने खुद की बॉडी में, कहीं ना कहीं आपने भी फील किया है। और ये वही कारण है क्योंकि हमने अपने पोस्चर को बिगाड़ रखा है। हम कंटिन्यूअसली गर्दन झुका करके मोबाइल चलाते हैं, तो हमारा पूरा वेट हमारे गर्दन पे आता है। गर्दन पे आता है मतलब कहाँ पे आ रहा है? देखिए, ये मेरा आर्टिकल था कि जो है लंबे टाइम तक मोबाइल झुक करके चलाते हैं, और यही जो रीजन है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को प्रिवलेंस कर रहा है। मतलब जो अधिक लंबे टाइम तक मोबाइल झुक करके चलाना, ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा है इससे। तो क्या होता है जब हम इस तरीके के या इस तरीके की चीजों को अडॉप्ट करते हैं? अब देखिए, अगर मैं इसी को एनाटॉमिकली डिफाइन करूं, तो देखिए, हमने, ये हमारा हेड है। अब हेड को हमने पोकिन कर लिया। एक तो चिन्ह होता है टकिन, और एक तो होता है पोकिन। ठीक है, तो हमने चिन्ह को टकिन कर लिया यूं, या चिन्ह को पोकिन कर लिया। पोकिन मतलब सामने को झुकाना, पोक कर लिया यूं चिन्ह को, ये इसको बोलते हैं चिन्ह पोकिन, गर्दन को सामने को झुका लेना। अब जैसे हमने गर्दन को सामने को झुकाया, तब ये इतने सारे मसल्स हैं। अगर मैं मसल्स के नाम लेना चाहूँ, तो मैं मसल्स का नाम लेता हूँ। स्टर्नोक्लेरोमास्टाइड, लेवेटर स्केपुलर मसल्स है, ये स्केलेनी मसल्स है। ये सारे कल्प्रिट मसल है, मतलब दोषी मसल है गर्दन को सामने झुकाने के लिए। और ये मसल्स टाइट हो गया। अब टाइट होने की वजह से आपको नेक पेन चालू होगा, नेक पेन धीरे धीरे बढ़ जाएगा हेडेक में। अब यहाँ से प्रॉब्लम चालू होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हमने यहीं से कर दिया था, यहाँ से। अब इसके बाद, इस प्रॉब्लम के बाद, आप लाख दवा खाओ, वो केवल सिम्टम्स पे काम करेगा। मतलब नेक पेन है, नेक पेन किस लिए हुआ है? ये मसल्स टाइट हो गए, ये मसल स्केलनी मसल्स या लेवेटर स्केलनी मसल्स टाइट हो गए हैं, लेवेटर स्केपुली मसल। तो भाई, जब लेवेटर स्केपुली मसल्स टाइट हुआ है, तो कॉज क्या है लेवेटर स्केपुली मसल्स के टाइट होना? सिम्टम्स क्या है? नेक पेन। अब आप गोली क्या खा रहे हैं? पेन किलर। पेन किलर तो इसके पेन को दूर कर देगा, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा? अब ये मसल्स टाइट हुआ है, तो इस मसल्स को रिलीज करना पड़ेगा ना, तभी तो ये प्रॉब्लम ठीक होगा। तब यहाँ बेसिक नीड है, एटलीस्ट आपको ये पता हो कि कौन कौन से मसल्स टाइट हो रहे हैं, कैसे चिन पोकिंग हो रहे हैं। अब चिन पोकिंग हो गया है, पोस्चर पुअर है, तो उस पोस्चर पुअर को हम कैसे ठीक करेंगे? अब यहाँ पे ये बिगड़ा है, तो हम कितना भी दवा खाएं पेन किलर का, पेन किलर का दवा साइड इफेक्ट ही करेगा एक टाइम बाद। तो हमको काम करना है उसके रूट कॉज में। ये मसल्स टाइट हो गया है, ये मसल्स टाइट हो गया, ये मसल्स टाइट हो गया, सिंपल आपके 3 मसल्स टाइट है यहाँ के, जो चिन को पोकिन कर दिया है, मतलब टाइट हो गया मसल। अब मैं आगे बताऊंगा मसल इम्बैलेंस क्या होता है, तो समझिएगा। अब यहाँ के मसल्स टाइट हो गए, तो हमको टाइट मसल्स को रिलीज करना होता है या स्ट्रेच करना होता है। तो जैसे हम इस मसल्स को स्ट्रेच किए, तो चिन पोकिन वापस टकिन में अपने जगह पे आ जाएगा। अब ये प्रॉब्लम्स ठीक करेगा धीरे धीरे, न कि पेन किलर ठीक करेगा। फिर हम देखते हैं कि अब क्या करें। ये प्रॉब्लम तो हो गया, जैसे कि हमारा ये प्रॉब्लम हुआ है, जो पुअर पोस्चर हो गया। तो पुअर पोस्चर हुआ, तो इस पुअर पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम क्या आता है, ये देखिए। अब ये पोस्चर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। अपर क्रॉस सिंड्रोम मतलब एक तरीके की मसल इम्बेलेंस है। मतलब मसल इम्बेलेंस का मतलब, मैं आपको पहले समझा देता हूँ मसल इम्बेलेंस क्या होता है।
ठीक है, मैं इसी में समझा देता हूँ मसल इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, समझिएगा। मसल इम्बैलेंस मतलब केवल दो कॉन्सेप्ट, या तो आपका मसल्स टाइट हो गए हैं, या तो आपका मसल्स वीक हो गए हैं, यही मसल इम्बैलेंस है। या तो मसल्स का टाइट हो जाना, या मसल्स का वीक हो जाना। अब आपको जो पुअर पोस्चर था ये हुआ था, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके कुछ तो मसल्स टाइट हो गए हैं, कुछ तो मसल्स वीक हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका क्रॉस। क्रॉस मतलब ये मसल्स टाइट है, ये मसल्स टाइट है, जिसमें आपका सब ऑक्सीपिटल, अपर ट्रेपेजियस, लेवेटर स्केपुली, ये तीन मसल्स टाइट हो गए हैं। और ये पेक्टोरलिस उसके कंपेयर में ये मसल्स टाइट हुआ है क्रॉस में। अब जो गर्दन को सामने झुकाता है वो वीक हो गया, और ये वीक हो गया। अब जरूरत है इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने का। तो ये कैसे होगा? तो ये ऐसे ही होगा, टाइट के साथ कभी भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं होता है। टाइट के साथ समझिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ गए तो आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। मसल इम्बैलेंस मतलब दो कॉन्सेप्ट, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बताइए? मसल इम्बैलेंस मतलब क्या समझे आप? टाइट हो जाना और वीक हो जाना, ठीक है, मसल्स या तो टाइट हो जाना या या वीक हो मसल्स जाना। वीक करना। अब देखिए, टाइट हो गया तब क्या करना है, वीक हो गया तब क्या करना है। जो टाइट हो गया उसके साथ कभी भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो वो और टाइट हो जाएगा। जो वीक है उसके साथ कभी भी स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, मैक्सिमम अमूमन स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो और वीक हो जाएगा। तो टाइट के साथ क्या करना है बताइए? टाइट के रिलैक्स छोड़ा साथ जाएगा। टाइट के साथ स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग, टाइट के साथ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग। वंडरफुल, वंडरफुल। टाइट के साथ स्ट्रेचिंग और वीक के साथ हाँ, स्ट्रेच। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथनिंग। तो हाँ, टाइट को हम स्ट्रेच स्ट्रेच करना है, और वीक को स्ट्रेंथन करना है। इस तरीके से अपर क्रॉस सिंड्रोम आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब हमें इसमें इस प्रॉब्लम में एंटी ग्रेविटी करने की जरूरत है। मतलब जैसे कि अपर क्रॉस सिंड्रोम को करेक्ट करने के लिए स्ट्रेच करते हैं हम, देखो इसको स्ट्रेच किए हैं, ठीक है, और इसको स्ट्रेच किए हैं, और ये हमारा स्ट्रेंथन है, ठीक है। और पेक्टोरलिस और ये रोम्बॉइड जो है वो भी उसका स्ट्रेंथन हुआ है। तो और भी बहुत ऐसे आसन है जो स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग करता है। तो इस तरीके से हम सिंपल इसके कोबरा पोज हो गया, ब्रिज पोज हो गया, मकर आसन हो गया, मत्स्य आसन हो गए, इस तरीके के आसना डिजाइन कर सकते हैं जो हमारे इस पोस्चर को, इस अलाइनमेंट को सही करता है। तो मसल इम्बैलेंस मतलब दो कॉन्सेप्ट, या तो आपका मसल टाइट हो गया कहीं भी, ये तो अपर क्रॉस सिंड्रोम हो गया, फिर लोअर क्रॉस सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो मसल टाइट हो गया तो उसको स्ट्रेच करेंगे। अब स्ट्रेचिंग के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, एक्टिव स्ट्रेचिंग हो गए, पैसिव स्ट्रेचिंग हो गई, डायनामिक स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है। और इस तरीके की स्ट्रेचिंग हो गई, स्ट्रेंथनिंग के भी अलग अलग टाइप्स हो गए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, जैसे इंट्रोडक्शन में कर रहा हूँ सारी चीजों का। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो अब हमें जरूरत है इसकी अलाइनमेंट को करेक्ट करने का। तब हम एंटी ग्रेविटी आसना, स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस और स्ट्रेचिंग प्रैक्टिस करा करके ठीक करते हैं। चल, अब मैं बात करूं एनाटॉमिकल की, तो एनाटॉमिकल में हम देखते हैं कि मूवमेंट होता है। तो एनाटॉमिकल मूवमेंट बहुत जरूरी है, एनाटॉमिकल मूवमेंट के बारे में बताना, मूवमेंट के बारे में जानना, ठीक है। तो एनाटॉमिकल मूवमेंट होता क्या है, मतलब अगर हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट मूव हो रहा है तो हम उसको एनाटॉमिकली कैसे बताते हैं? जब हम एनाटॉमिकली बताते हैं तो वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो सिंपल मैं आपको केवल दो मूवमेंट बताता हूँ आज, एनाटॉमिकल मूवमेंट। देखिए, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन मतलब होता क्या है? अब bending होता जितने भी मूवमेंट हैं, जितने भी मूवमेंट हैं वो मूवमेंट होता है आपके ज्वाइंट पे। तो फ्लेक्शन मतलब ये हुआ जहां आपका ज्वाइंट ऐसा एक्शन कर रहा है जब आपका जो एंगल है वो कम हो गया उस ज्वाइंट का, उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन। आप हाथ सीधा रखिए, हाथ को सभी सीधा रखिए, अब हाथ को मोड़िए, अब हाथ को मोड़िए तो देखेंगे ये एंगल कम हो गया। तो ये एंगल कम होना कहलाता है फ्लेक्शन, और एंगल का बढ़ जाना ये कहलाता है एक्सटेंशन। अब पैर को मोड़िए, सिंपल पैर को मोड़िए, आप सभी घुटने को मोड़िए, घुटने को मोड़े हैं तो ये फ्लेक्शन है कि एक्सटेंशन है बताइए? फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन है।
और घुटने को सीधा करिए, ये कौन सा मूवमेंट है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। वंडरफुल वंडरफुल एक्सीलेंट। तो देखिए, हाथ को हमने मोड़ा, ये हो गया हमारा फ्लेक्शन। हाथ को हमने सीधा किया, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। नी को जो हमने मोड़ा, वो हो गया फ्लेक्शन। नी को सीधा किया, वो है एक्सटेंशन। मतलब किसी भी ज्वाइंट पे जब उसका एंगल कम हो जाता है, वो भी जब हम एनाटॉमिकली डिफाइन करेंगे तब, एनाटॉमिकल पोज पहले पढ़ेंगे, बाद में जब भी डिस्कस करेंगे तब। तो जब आपके ज्वाइंट का एंगल कम हो जाता है, एंगल डिक्रीज हो जाता है, तो उस डिक्रीजिंग एंगल को हम कहते हैं फ्लेक्शन, और इंक्रीजिंग एंगल को हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हम उत्कट आसन कर रहे हैं, उत्कट आसन में हमारा नी का पोजीशन क्या है? फ्लेक्शन। उत्कट आसन करते हैं ना, उत्कट आसन। फ्लेक्शन। वंडरफुल, फ्लेक्शन फ्लेक्शन वेरी फ्लेक्शन। गुड। चलिए थोड़ा सा और एडवांस। अगर हम कर रहे हैं वीरभद्रासन 8, वॉरियर 1, तो वॉरियर 1 में ये बताइए, एक सामने वाला पैर है, पीछे वाला पैर है, तो क्या दोनों में सेम है या दोनों अलग है? अगर दोनों सेम है तो कौन कौन सा मूवमेंट है, दोनों अलग है तो कौन कौन सा मूवमेंट है, आप मुझे ये बताइए। तो आगे आगे वाला का पैर जो आगे वाले में पैर है वो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन है। पीछे वाला पैर आगे वाले एक्सटेंशन। में फ्लेक्शन और पीछे वाला और एक्सटेंशन। आगे वाला फ्लेक्शन पीछे वाला और पीछे पीछे वाला वाला एक्सटेंशन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, समझ गए। अगर हम बात करें आगे और मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसके बाद मैं और बताऊंगा। अब देखिए, ये हमारा मिड लाइन होता है, यहां से एक मिड लाइन गया होता है, तो मिड लाइन से दूर जाना, इट इज कॉल्ड एबडक्शन। एबडक्शन मतलब जब आपका बॉडी मिड लाइन से दूर होता है, तब उसको कहते हैं एबडक्शन, या सिंपल एबडक्ट मतलब किडनैप करके ले जाना होता है ना। एबडक्ट मतलब किडनैप करना, ले जाना, तो दूर ले गया किडनैप करके, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जब आपका जो एक्सट्रीमिटी है, या तो हम अपर एक्सट्रीमिटी की बात करें, यहीं पे होता है, या तो अपर एक्सट्रीमिटी में हाथ में होता है, या तो ये पैर में होता। तो जब आपका बॉडी मिड लाइन से दूर हो जाएगा, ये मिड लाइन है, इससे दूर हो जाएगा, तब ये कहते हैं इसको एबडक्शन। और जब ये मिड लाइन की ओर आ जाता है, तब इसको हम कहते हैं एडक्शन। ये हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में होता है और लोअर एक्सट्रीमिटी में। तो आप मुझे ये बताइए, जब हम हाथ को फैलाते हैं, ये कौन सा मूवमेंट है? एबडक्शन। 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 अच्छा, ठीक है। जब हम प्राणायाम आसन करते हैं, कौन सा मूवमेंट है? एडक्शन। एडक्शन एडक्शन। एडक्शन। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं वीरभद्रासन 3। तो वीरभद्रासन 3 के लिए मैंने जंप करके दोनों पैरों को दूर दूर किया, ये कौन सा मूवमेंट है, आप मुझे बताइए। एबडक्शन। एबडक्शन। अब मैंने गरुड़ आसन करने के लिए दो राइट पैर को ट्विस्ट करके लेफ्ट पैर में फोल्ड कर लिया, ट्विस्ट करके रोल कर लिया, ये कौन सा मूवमेंट है? एडक्शन। एडक्शन। अच्छा, चलिए। मैं ये तो क्लियर हो गया। वैसे मुझे अब नहीं लग रहा एग्जाम्पल देना, ये दोनों क्लियर हुआ, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन। यस सर। ये आपका मिड लाइन है, मिड लाइन से दूर जाना, इट इज कॉल्ड एबडक्शन। एडक्शन। मिड लाइन के पास आना, इट इज कॉल्ड एडक्शन। एडक्शन। एड मतलब जुड़ना, जुड़ना। जुड़ना। एब मतलब किडनैप करना, एबडक्ट मतलब ले जाना, पकड़ के दूर ले गया। ठीक है, इसमें भी देखिए, जो हाथ उठाए ऊपर एबडक्शन, हाथ नीचे लाए एडक्शन। हम आगे इसी तरीके से बात करेंगे, एबडक्ट योर आर्म, इस तरीके की। जब आप बुक पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे आयंगर के बुक पढ़ेंगे और भी बुक पढ़ेंगे, तो इसी तरीके का टर्म्स आपको मिलेगा, एबडक्शन, एबडक्टेड, 45 डिग्री, एडक्टेड, इस तरीके का टर्म। चलिए, ये होता है आपके अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, मतलब हाथ में और पैर। ये मूवमेंट आपकी गर्दन पे नहीं होता है, स्पाइन पे नहीं होता है, हाथ और पैर बस में होता है। अब देखिए, हम एक माइंड सेट लेके चलते हैं योगा में। नो पेन नो गेन, मतलब अगर आपको कुछ गेन करना है तो नो पेन, मतलब जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा। खींचते हैं जबरदस्ती, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस देते हैं, सामने वाला उच ऑफ उफ ये भी कहते हैं, हम उसके बावजूद भी खींचते हैं। अरे पेन नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? सो याद रखिएगा,
ये जो नो पेन नो गेन के माइंडसेट है ना, ये योगा पे काम नहीं करता है। योगा पे पहले आप समझिएगा कि आपकी बॉडी कितना अलाउ कर रहा है, कितना मूवमेंट के लिए आपको ले जा रहा है, आपकी रेंज ऑफ मोशंस कितना है। और बिना रेंज ऑफ मोशन जाने आप ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे नो पेन नो गेन, वो बैठ गया उसके ऊपर, आप जो बटरफ्लाई में है उसके ऊपर आप खड़ा होकर के बैठ गए, उसको जबरदस्ती पुश कर रहे हैं, वो सामने पैर फैला, उसके पैर को और फैला दिए, उसको सामने को खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंजरी होगी। ये माइंडसेट यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप पद्मासन नहीं कर पा रहे हैं तो रूट कॉज को समझिए, वाई आई एम अनेबल टू डू द पद्मासन, मैं पद्मासन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, पद्मासन नहीं कर पा रहा है उसका कारण क्या है। ये नहीं कि आप उसके पैर को उठा दिए, जबरदस्ती तानने लगे, उसके पैर को खींचने लगे। अरे भाई बेसिक तो देख लो, प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स पद्मासन में ये है, किसकी टाइटनेस, किसकी वीकनेस है, ये तो समझ लीजिए। हम पद्मासन ये है, पद्मासन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुश करके पद्मासन लगाओगे उसको। अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो देखिए प्रॉब्लम्स दो तरीके के होते हैं। या तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होगा, बाय बर्थ उसकी बॉडी ऐसा होगा कि वो पद्मासन नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो, जो आसन कर सकता है उसको सब कराओ। और दूसरा होता है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब ये है कि उसके जो फंक्शंस है वो ऐसा हो गया, उसने सिडेंट्री लाइफस्टाइल को अपना करके अपने मसल्स को टाइट कर लिया, अब सिंपल पद्मासन नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ये मेरा इंटरनल रोटेटर मसल टाइट हो गया है। टाइट को हम शॉर्टनेस भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ था, मेरा इंटरनल रोटेटर मसल्स की टाइटनेस है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जबरदस्ती खींचना, जबरदस्ती तानना, पुश करना, नो पेन नो गेन के माइंड सेट लेकर के और उसकी बॉडी को चढ़ा देना, ये सॉल्यूशन होगा। या सिंपल आपका इंटरनल रोटेटर टाइट है तो इंटरनल रोटेटर को ओपन करने वाले एक्सरसाइज करना, कौन सा सॉल्यूशन हुआ बताइए आप मुझे। बताइए कौन सा सॉल्यूशन हुआ। इंटरनल नोटेटर को फ्लेक्सिबल को ओपन करना, ऑब्वियसली। ओपन करना। तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है तो पहले उसकी रूट कॉज पे जानो, रूट कॉज क्या है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ तो मसल है जो टाइट है, कुछ तो मसल है जो वीक है। तो टाइट क्या है और वीक क्या है, तो हम ये समझते सिंपल, हम देखिए पुश करना चालू कर देते हैं बॉडी को जबरदस्ती। अब यहाँ से इंजरी होने के चांसेस दो जगह से होता है, या तो आपकी हिप इंजरी होगी, या तो आपकी नी इंजरी होगा। अब देखिए, या तो हिप इंजरी हो जाएगा या तो नी पे प्रेशर आएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम था आपके फंक्शनल्स में जो शॉर्टनेस है, उस शॉर्टनेस को दूर करने के लिए इंटरनल रोटेटर है। इंटरनल रोटेटर हो गया आपका ग्लूटियस मसल। तो ग्लूटियस मसल्स की जो टाइट है उसको हम ओपन करेंगे, ग्लूटियस मसल्स की ओपनिंग वाली एक्सरसाइज कराएंगे। उस मसल्स को स्ट्रेच करके, मतलब जो जो मसल्स टाइट है, शॉर्ट है, उस मसल्स को हम स्ट्रेच करके बॉडी को ओपन कराएंगे, ना कि जबरदस्ती नो पेन नो गेन कॉन्सेप्ट लेकर के उसके दोनों पैरों पे बैठ गए हम, एक एक तरफ तू बैठ जा, एक तरफ मैं बैठ जाता हूँ, तो पुश करने लगे, तो यहाँ पे इंजरी हो जाएगी, इंजरी होने के चांसेस है। ये नहीं करना है हमें। और ये पता चलता है हमें कि ये जरूरी है हमें खुद को अपडेट करने का। यस वही सर। पुराने माइंडसेट नहीं कि हम सुने हैं किसी को। इसीलिए आपको बेसिकली, अब मैंने बताया इंटरनल रोटेटर, तो क्या है इंटरनल रोटेटर। आपने कभी हिप मसल्स नहीं पढ़ा होगा, तो हिप मसल्स क्या है। तो हिप मसल्स आपका ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस इंटरनल रोटेटर है। हम इसको स्ट्रेच करेंगे, डेफिनेटली स्ट्रेच करने के बाद कंटिन्यूसली हम देखेंगे, जब स्ट्रेच करेंगे तो हमारा इंटरनल खुल जाएगा, तो हम बेसिकली आप लगा सकते हो पद्मासन। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्लूट्स मसल्स है, कौन सा ग्लूटियस मीडियस है, कौन सा ग्लूटियस मिनिमस है। मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें बाद में। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक योगा एनाटॉमी जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं बता पाएंगे तो आप वहीं पे रहेंगे जहाँ पे अभी है। ठीक है, तो इसके लिए खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको बेसिक योगा एनाटॉमी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं, ये मेरा आर्टिकल था कि नो पेन नो गेन बढ़ रहा है योगा इंजरी के कारण। हम देखते हैं कि बहुत सारे योगा इंजरीज हुए हैं, बहुत सारे चीजें जो है बढ़ी है। तो रिसर्च बेस्ड ये कहते हैं कि बहुत सारे कारण तो इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा माइंड सेट ये होता है कि जबरदस्ती खींचना, जबरदस्ती तानना। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमें। पहले समझ लीजिए व्हाट इज योर कैपेसिटी, आपकी बॉडी को
कितना जरूरत है फ्लेक्शन एक्सटेंशन या रोटेशन की। ठीक है, तो इस तरीके से हम नो पेन नो गेन कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि योगा कभी भी बात नहीं करता पेन की। योगा बात करता है स्थिरम सुखम आसनम की। कैसे हम सुखपूर्वक रह के, स्टेज भी होता है, स्टेज भी दो तरीके के, हैप्पी स्टेज भी होता है, एक ऐसा स्टेज भी है जो हमें तान, एक ऐसा भी तान है जो हमें हैप्पी फीलिंग कराता है। तो हमें उस हैप्पी वाले तान को फीलिंग कराना है, उस हैप्पी वाले तान में रहना है, ना कि उस तान में जहाँ पे हमें इरिटेट होता है, जहाँ पे हमें इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो हम आगे देखते हैं, जैसे मैंने इसकी बात किया, मैंने किस मसल्स का बात किया, किस मसल्स के टाइटनेस की वजह से हुआ, बताइए जी। ग्लूटस मसल। मैंने किस मसल्स के बारे में बात किया, ग्लूटियस मसल। तो आइए बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि ग्लूटियस मसल होता क्या है। तो देखिए, ग्लूटियस मसल्स है ना, मैं बस एक ही मसल्स को कवर कर लूंगा, ग्लूटियस मसल को। ग्लूटियस मसल्स एक ऐसा मसल्स का ग्रुप है जो हमारे बटक्स, हमारे ग्लूट्स, हमारे हिप रीजन पे होता है। अब यही एक मसल्स है जिसमें तीन ग्रुप होते हैं मसल्स के। ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ी मसल, उसके अंदर मीडियस, और उसके ठीक अंदर मिनिमस। जो मैक्सिमस है वो पैर को पीछे ले जाता है, जो मीडियस और मिनिमस है वो पैर को बाहर ले जाता है, एबडक्शन करता है। मतलब मैक्सिमस क्या किया, एक्सटेंशन किया, मीडियस और मिनिमस क्या किया, एबडक्शन किया। ठीक है। अब देखिए कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो ऊपर का मसल हो गया, बड़ा, सबसे बड़ा मसल, और जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस उसके अंदर का मसल हो गया। तो आइए हम 3D वीडियो के थ्रू समझते, इसके बाद 3D वीडियो के थ्रू समझेंगे ये मसल्स कैसे होता है, कैसे काम करता है। ये जो सबसे बड़ा ब्रॉड मसल होता है ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, ये जो मसल है मीडियस और मिनिमस हो गया। ठीक है, अब आइए इसको 3D के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये हमारा ग्लूटियस रीजन, जिसमें तीन मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। ये हमारा मैक्सिमस हो गया, सबसे ब्रॉड मसल मैक्सिमस। तो मैक्सिमस का मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे ओरिजिन, कहाँ से निकलता है, कहाँ पर जाकर के अटैच होता है, क्या उसका फंक्शन होता है। ठीक है, उसके लिमिटेशन क्या होता है, उसका जो है इम्बैलेंस क्या होता है, उसके बैलेंस करने क्या तरीका होता है। ठीक है, उसके एक्शन क्या होता है, जिस मैक्सिमस का क्या हो एक्शन हुआ। ठीक, मैक्सिमस का एक्शन हुआ एक्सटेंशन करना, मीडियस का एक काम हुआ एबडक्शन करना और रिडक्शन करना। इस तरीके हम इसको 3D के थ्रू समझेंगे, एक एक मसल्स को। मतलब मैं जितने मसल्स प्रिपेयर हुआ हूँ या कराऊंगा आप लोगों को, तो सारे मसल्स को मुझ पे छोड़ दीजिएगा कि कैसे आपको पढ़ाना है। एक एक मसल्स कितने डीप तरीके से आपको नॉलेज हो जाएगी कि कौन से मसल है, कौन से आसन कर रहे हैं हम, कौन से आसन नहीं हो रहा है, तो कौन से मसल्स टाइट है, कौन से मसल्स वीक है। अगर ये आसन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो मसल है वो एक्सटर्नल रोटेटर है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, मीडियस और मिनिमस इंटरनल रोटेटर था, तो हमको खोलना था ग्लूटियस मिनिमस और मिडिमस। ठीक है, ना कि मैक्सिमस। तो इस तरीके से भी हम आगे समझेंगे, शायद ये अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो ग्लूटियस मसल में तीन मसल्स, मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस मसल। अब समझते हैं कि हमने देखा ग्लूटियस मैक्सिमस तो देख लिया, मीडियस भी देख लिया, या मिनिमस भी देख लिया, तो कौन से ऐसे आसन हैं जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, या कौन से ऐसे आसन है जिसमें मसल स्ट्रेच होता है। अगर आपका मसल टाइट हो या आपका मसल वीक हो, तो टाइट हो तो याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन का एक्शन नहीं कर पाएगा। मतलब पीछे का मसल टाइट है तो वो पैर को आगे नहीं ले जा पाओगे, और पीछे का मसल टाइट है तो पैर को पीछे, वीक है तो पीछे नहीं ले जा पाओगे। ठीक है, अगर वीक है तो सेम डायरेक्शन की एक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइट है, यही मसल टाइट है तो आगे नहीं ले जा पाओगे, पीछे नहीं ले जा पा रहे हो। ऐसे आसन जिसमें पैर नहीं उठ रहा है, मतलब आपका ये मसल्स वीक है। और ऐसे अगर आप पैर को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, इसका मतलब आपका मसल क्या है,
क्या है आपका टाइट है, मसल, पैर को आगे नहीं ले जा पा रहा मतलब टाइट है। टाइट, वंडरफुल वंडरफुल, एक्सीलेंट। टाइट है, टाइट। हाँ जी। अब हाँ जी जी, अब हम कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिसको करके इसको हम एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि पूर्वोत्तानासन हो गया। पूर्वोत्तानासन कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है हमारे ग्लूटियस मसल्स को। वीक है तो ये करेंगे, टाइट है तो ये करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेच कर रहा है, पूर्वोत्तानासन है वो सॉरी उत्तानासन है वो स्ट्रेच कर रहा है, पूर्वोत्तानासन है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से मैं सारे एक एक मसल्स के बेस्ड पे एक एक प्रैक्टिस रखूंगा, और इस तरीके से आगे आपको इसी तरीके से आपके बताते जाऊंगा। देखिए, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर उसको स्ट्रेंथन करना है तो कौन सी प्रैक्टिस, मीडियस या मिनिमस को। तो मीडियस या मिनिमस को एक्टिवेट करने के लिए अर्धचंद्रासन, जैसे आप अर्धचंद्रासन किए, अभी तो टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, अगर टाइम रहता तो मैं आपको एक एक चीजें फील कराता कि आप इस आसन में क्या फील कर रहे हैं, कौन सी मसल्स की टाइट या वीक है, तो कौन सी एक्शन हो रहा है, कैसे अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्ट्रेचिंग में देखिए आपका जानुसिरासन, जानुसिरासन में स्ट्रेच हो रहा है और इसमें स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। तो ये आसन हम उसके लिए तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, टाइटनेस ऑफ ग्लूटियस मीडियस लिमिट्स द पोस्चर इंटरनल रोटेटर, मतलब अगर ये इंटरनल रोटेटर है, ये टाइट है तो एक्सटर्नल रोटेशन नहीं हो पाएगा, यस सर। ठीक है। और वीकनेस है तो आप जो है वन लेग स्ट्रेटिंग स्टैंडिंग पोज नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मसल्स वीक है तो आप ये नहीं कर पाओगे, आपका मसल्स टाइट है तो ये नहीं कर पाओगे। तो ये वही कह रहा है कि टाइटनेस है, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पाओगे, और वीक है तो वन लेग स्टैंडिंग पोज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये तो मैं बताया था आपको। तो देखिए, टाइट है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, और वीक है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वीक है तो ये नहीं कर पाएंगे, टाइट है तो ये नहीं कर पाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो जो लेग उठाने वाले हैं, तो वीक है तो हम ये आसन ये नहीं कर पाएंगे, टाइट है तो हम ये नहीं कर पाएंगे इंटरनल रोटेशन का। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यस सर। मसल इम्बैलेंस मतलब दो कॉन्सेप्ट, आपका मसल टाइट है या तो आपका मसल वीक है। आप देखिए, टाइट है तो समझिए ये आपका मसल टाइट है तो आप वो एक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरा पैर ये नहीं, मैंने एक पिक्चर डाला जिसमें ये पैर नहीं उठ रहा है, मतलब आपका ये मसल टाइट टाइट है, है, हैमस्ट्रिंग टाइट का है, मसल। टाइट है। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रेच कैसे करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, स्ट्रेचिंग से। तो ये मैंने इसको स्ट्रेच किया, इससे स्ट्रेचिंग करने से ये मसल खुल जाएगा। तो ये मेरा हैमस्ट्रिंग मसल है, इसकी टाइटनेस है, इसको स्ट्रेच करने से ये मसल खुल जाएगा। सो चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर लिसनिंग केयरफुल्ली। सर थैंक यू, शांत से आपने मुझे सुना, इतने थैंक यू सर। शांति से। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो अगर कुछ किसी का कुछ क्वेश्चंस है तो सर आप सर, पूछ लीजिए, मैं बाकी मैं सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि सबसे हाँ जी हाँ रिलेटेड जी, है। जनरली क्या होता है कि टीचरों को ये नहीं पता होता है कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस पता नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि आप इनको बेसिकली बताइए। वंडरफुल। हाँ जी हाँ जी सर। जी, पहले तो मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप ही लोग मुझे बताइए कि आप लोग जो जो है यहाँ पे, वो क्या समझते हैं एनाटॉमी से, और वो क्या समझते हैं फिजियोलॉजी से। मतलब अगर किसी चीज का एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, और व्हाट इज बेसिक डिफरेंस, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में अंतर क्या है। तो चलिए आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। बाकी लोग आप लोग क्या समझते हैं? हाँ जी, धर्मेंद्र जी बताइए। सर जैसे एनाटॉमी सर मीन्स जियोलॉजी में एनाटॉमी जो जैसे हम हमारी इंटरनल बोन। पार्ट जैसे लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स और इंटरनल पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, और उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी अच्छा करते हैं। वो फंक्शन कैसे करते हैं, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, लीवर कैसे फंक्शन करता अच्छा। है, इंटेस्टाइन कैसे काम हम्म करती है, पैंक्रियाज कैसे काम करता है। एनाटॉमी में मसल्स और मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सी हम्म मसल्स किस पार्ट में कौन सी मसल्स है। ऐसे मैंने हम्म, जहाँ तक मुझे नॉलेज है सर। हाँ जी जी जी। चलिए, काफी बेहतरीन तरीके से बताया कि अगर जो हम जब स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर का स्टडी कहलाता है एनाटॉमी, और जब हम उसके फंक्शंस की बात करते हैं, उसका फंक्शन कहलाता है फिजियोलॉजी। मतलब अगर हम हार्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है, हम लिवर की स्टडी करेंगे, तो ये कहलाएगा एनाटॉमी। अब उसके फंक्शंस को देखेंगे कि हार्ट के पंपिंग कैसे हो रहा है, ये मसल्स कैसे काम कर रहा है, इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है, ये इसका फिजियोलॉजी हो गया। तो उसका
जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है एनाटॉमी, और स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वो कहलाता है फिजियोलॉजी। तो बाकी जो हमारी क्लासेस है, अगर आप, मैं आपको बता दूं कि जो क्लासेस 23rd से चालू होने वाले हैं, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो क्लासेस चालू होने वाले, तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? Yes, sir. जी सर। यस। जस्ट मिनट। चलिए, अभी आपको ये वाला स्क्रीन विजिबल है ना, करिकुलम वाला, ये कौन सा विजिबल है? योगा एनाटॉमी बायो। बस, अच्छा, बायोमैकेनिक्स वाला, ओके ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ। ओके, अभी विजिबल है स्क्रीन? जी सर। जी सर। चलिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अभी क्लास आने वाली है वो 2.5 मंथ का रहेगा। 50 क्लास होंगे उसमें, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि योगा एनाटॉमी, इंट्रोडक्शन और डीपली, योगा इंजरीज और डीपली समझेंगे, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब क्या सुपिनेशन है, क्या प्रोनेशन है, ठीक है, क्या सुपीरियर है, क्या इंटीरियर है, मतलब इसके टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे एनाटॉमी के। फिर हम उसके मूवमेंट देखेंगे कि क्या फ्लेक्शन है, क्या एक्सटेंशन है, क्या इंटरनल रोटेशन है, क्या एक्सटर्नल रोटेशन है। फिर हम प्लेन देखेंगे, ये भी योगा के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्केलेटन सिस्टम की बात करेंगे, उसके दो पार्ट, एक्सियल और पेंडिकुलर। तो वो सारे स्केलेटन हम पढ़ेंगे जो जरूरी है हमारे योगाभ्यास के लिए, जो यूज होता है योगा में। फिर हम ज्वाइंट देखेंगे, जैसे मैंने बताया ना, नी क्यों नहीं मुड़ता, क्योंकि वो हिंज ज्वाइंट है, मतलब नी क्यों नहीं घूमता, क्योंकि वो हिंज ज्वाइंट है। स्पाइन के बारे में बहुत डीप पढ़ेंगे, कितने वर्टिब्रास होते हैं, क्या क्या फंक्शन है, कैसे इंजरी होने के चांसेस होते हैं वर्टिब्रास में, कैसे काम करता है, स्पाइन की बायोमैकेनिक्स क्या होता है। फिर हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर आपको अपनी बॉडी को समझना है तो आप समझिएगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं। आपकी बॉडी यूनिक है, आपकी बॉडी की टेंशन कंप्रेशन क्या है, ये समझेंगे। फिर हम देखेंगे मसल्स, तो मसल्स की डेफिनेशन, मसल्स की स्ट्रक्चर, मूवमेंट, फिर अपर एक्सट्रीमिटी के सारे मसल्स, फिर चेस्ट मसल्स, फिर कोर मसल्स। मेनली हम 25 to 30 मसल्स जो है वो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अपर एक्सट्रीमिटी की मसल्स, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड, लेवेटर स्केपुली, स्केलनी और रोटेटर कफ। ये मसल्स आपको ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये मसल है, ये यहाँ पे होता है, ये ऐसे काम करता है, इसका टाइटनेस हो गया, इसका वीकनेस हो गया, मुंह आपकी जुबान पे रहेगी सारे मसल्स के नाम। जैसे आपको भी बहुत अजीब लगेगा सुनने में, स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड, लेवेटर स्केपुली, स्केलनी, रोटेटर कफ। इतने बेहतरीन तरीके से, इतना सिंपल तरीके से हम समझेंगे एक एक मसल्स को। डेफिनेटली आई एम गारंटेड टू यू कि एक एक मसल्स आपको इतना जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा कि आप खुद बताने लग जाओगे ये मसल्स की टाइट है, ये प्रॉब्लम हो गया है, ये मसल ऐसे काम कर रहा है। ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड, डेल्टॉइड, ये सारे इंपॉर्टेंट मसल। फिर चेस्ट की मसल, सेरेटस एंटीरियर, पेक्टोरलिस मेजर, डायफ्राम मसल, कोर के मसल्स। कोर मतलब केवल एक ही रीजन नहीं होता है कोर में, एब्डोमिन होता है, पेल्विस, लेटिस डॉर्सी, क्वाड्रिस लंबोरम, इलियोसास, हिप मसल। फिर लोअर एक्सट्रीमिटी की मसल्स, ग्लूटियस हो गया, पेरिफॉर्मिस हो गया, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ये सारे मसल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से डीप में कराएंगे। फिर उसके बाद हम आसन देखेंगे। आसन यहाँ तक कि वो, अगर हम कोई आसन कर रहे हैं तो उसका बायोमैकेनिक्स क्या है, तो ये सारी चीजें होंगी हमारे सिलेबस में। चलिए, किसी को कुछ डाउट है? बाकी आप सब वीरेंद्र सर से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है तो। अच्छा, किसी को कुछ डाउट, सर हम आज के वेट सेशन का कुछ करेंगे डाउट, आपके आने वाले सेशन कार्यक्रम का को। कुछ डाउट? सर आपके कार्यक्रम को स्टार्ट होने में हम वेट करेंगे, मतलब इतना ईगर है, बिल्कुल बिल्कुल इतना सर। अच्छा कार्यक्रम है आपने जी बिल्कुल बताया। सर। जी बिल्कुल सर। मैं ये कुछ कह सच में सकती ये हूँ? एक ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। It was really wonderful session, Heaven sir.
और मैं अभी एज ए स्टूडेंट ज्वाइन हुई हूँ, और मैं इसीलिए स्टूडेंट्स की साइड से ही एक रिव्यू देना चाहूंगी। और मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग है ना सुन रहे थे कि कोई कोई एनाटॉमी कोर्स करके आया होगा, कोई नहीं करके आया होगा, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको नई लगी होगी। और एक लिमिट के बाद थोड़ा है ना टेंशन भी आता है कि ये नई नई टर्म्स आती है, हमको याद नहीं रहेगी। ये सब एक डाउट योगा टीचर्स में रहते हैं। तो जैसे आपने योगा स्टार्ट किया तो आपको संस्कृत नहीं पता था, आप हम कभी पाद हस्तासन ऐसा वर्ड्स कभी यूज नहीं करते थे। बट यू हैव एडप्टेड, है ना, आपका एक माइंडसेट था कि हमको ये लर्न करना है, तो हमने वो संस्कृत को एडप्ट किया। तो जो सर की जो क्लासेस रहेगी, तो वहां पे वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि योगा वालों देखो वैसे देखा जाए तो आप में से कितने लोग यम नियम को फॉलो करके बाद में आसन पे जाते हो? हार्डली फ्यू। और मुझे तो नहीं लगता है कि आज के टाइम में इतना कोई स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, बिकॉज बीइंग अ योगा टीचर अभी बहुत इजी बन गया है। बट आई वुड लाइक टू कि आप लोग जितने भी जुड़े हैं अभी, आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों में वो मैं देख रही थी सबको कि आप में वो पढ़ने का वो है, एनाटॉमी को समझने की वो मेरे को एक्सप्रेशन से दिख रहा था। तो शुरू में टफ लगेगा, बट बिल्कुल भी टफ नहीं है। और जैसा हेमंत सर बताते हैं, बहुत सिंप्लीफाई करके आपको पूरा 3D दिखा के बताते हैं, ठीक है। देखो कुछ भी चीज नहीं आते हैं, आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, बट जितना आप लोग डरते हो ना एनाटॉमी से, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार आपने ये अगर कोर्स कर लिया, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद की प्रैक्टिस में आएगा, और आपकी प्रैक्टिस का लेवल एक अलग लेवल पे चला जाएगा। और दूसरे जो योगा टीचर्स है, वो ऑटोमेटिक आप मतलब जैसे सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं ना डॉक्टर, वैसा आप फील करोगे कि हमारा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, बट अपने आप को अपग्रेड करना। तो मैं तो ये कहूंगी कि हेमंत सर के पास पढ़ना मतलब इट इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। तो जो भी सिंसियर है और जिसमें वो पढ़ने का और अपने आप को सही डायरेक्शन में अपग्रेड करने का जज्बा है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। दिस मच ओनली आई कैन से। एंड चलिए, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है मैम कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मैं बता दूं प्रज्ञा मैम के बारे में। प्रज्ञा मैम हमेशा से ही मेरी गाइड रही है। मतलब मैं कुछ भी, अगर कुछ दिक्कत हो तो मैं प्रज्ञा मैम को फोन लगाता हूँ, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो। तो हमेशा से एज मेरी बड़ी बहन मानूं या तो टीचर मानूं या जो भी मानूं, तो हमेशा से मेरे साथ रहती है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप भी मेरे साथ रहेंगे इस कोर्स में मैम। थैंक यू सो मच मैम, ये तो आपको बड़प्पन है मैम। अरे नहीं नहीं, और देखिए ये हेमंत जी जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, मेरे को तो पता नहीं था। मैंने सडनली, बिकॉज हमारी बात नहीं हुई और आदर्श अहमदाबाद में मैंने इस भारत में देखा और मैं ज्वाइन हो गई। आई हैड नो आइडिया कि है, इनका नाम देखा तो आई वाज नॉट श्योर कि ये हेमंत ही है, बट मैं ज्वाइन हो गई। और अंकित भाई से भी एक बार पहले बात हो जी चुकी थी, प्रज्ञावन, है ना। प्रज्ञावन आपका वीडियो ऑफ है, आपको शायद पता ओ नहीं है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, हाँ। हम्म, अच्छा हाँ, ठीक, नाउ नमस्ते। आई थिंक इट्स विजिबल, है ना। हाँ, नमस्ते नमस्ते एवरीवन। तो मैंने भी एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से ही लिया कि चलो देखते हैं आज एनाटॉमी की क्लास में, क्योंकि हेमंत को सुनना मेरे लिए भी हर बार एक अपॉर्चुनिटी रहती है। तो मेरे को थोड़ा सा यही बताना था कि एनाटॉमी को लेके थोड़े से जो माइंड सेट रहते हैं ना स्टूडेंट्स के, कि हमको कहाँ डॉक्टर बनना है। तो सिर्फ मेरे को इंटरप्ट नहीं करना था आज का लेक्चर, बट ये फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं मुझे थोड़ा सा ये बताना था कि बहुत सारे फिजियोथेरापी के स्टूडेंट्स है, आफ्टर डूइंग फिजियोथेरापी उनको योगा टीचर बनना है, और उनके लिए बहुत इजी है, बिकॉज दे नो एवरीथिंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आपका कंपटीशन उनके साथ भी आगे जाके होने वाला है, ये आपको मैं अंदर की एक बात, देयर इज नो कंपटीशन इन योगा फील्ड। बट देखो आप एज ए कैरियर ऑप्ट करते हो तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस आपके सामने आने वाली है। दूसरी चीज कि चलो ये चैलेंज को भी भूल जाए, बट जहाँ पे जैसे अज्ञान की बात करी, हम ये सब करते हैं तो ये हमारा एक फर्ज बनता है कि जो हम क्लाइंट को दे रहे हैं उसको सही तरीके से डिलीवर करें। राइट नाउ हम क्या कराते हैं, आसन ही कराते हैं ना, और प्राणायाम कराते हैं। तो उसके लिए आपका एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है। हम कोई भी, ज्यादातर लोग योग साधना नहीं करते हैं, ये आपको एडमिट करना। योग साधना इज वेरी पर्सनल चीज, है ना।
हम खुद के लिए करते हैं, बट आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो तो आपके पास आसन एंड प्राणायाम करने आते हैं ना, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको एनाटॉमी का नॉलेज है तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। तो थोड़ा सा इस कोर्स के लिए मुझे इसीलिए बताना, क्योंकि एनाटॉमी में हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, फिर शुरू शुरू में वो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। और कोई भी ऐसे जरूरी नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड हो तो आएगा। संस्कृत आपको कहाँ आता था? हमने सुनना शुरू किया, उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया तो आने लगा, है ना। जैसे हम ये दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, कहाँ हमारी लाइफस्टाइल में ये पहले से भी था। तो अब थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करके इस कोर्स को ज्वाइन करिए। मैं तो आई कैन अश्योर हूँ कि जितने लोग आज जुड़े हैं इसमें से जितने लोग ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, 1% को भी वो नहीं लगेगा कि मैंने गलत ज्वाइन कर लिया। ये इतना आई कैन एश्योर यू, है ना। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओवर टू यू अंकित भाई। थैंक यू सो मच। मैं भी इसमें ऐड ऑन करूंगा इस चीज को। और मैं आभार भी व्यक्त करूंगा प्रज्ञा बहन का कि वो आए यहाँ पे और उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन दिया। हेमंत सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए तो आपको एक चीज समझ में आई कि भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आज करो, कल करो, परसों करो, जब करो तब करो, तो करो जरूर से। ये मैं जरूर से कहूंगा आप लोगों को, करना ही चाहिए। और हमारे हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे? अच्छी बात यहाँ पे है कि हेमंत सर पढ़ा रहे हैं। हेमंत सर की के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बात विदाउट रिसर्च पेपर बात नहीं करते। मतलब कि कुछ चीजें होती है ना कि हमें लगता है, हमें लगता है, इस टाइप की बात नेवर। वो ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस बोलते हैं और साइंटिफिक एविडेंस के साथ बोलते हैं। योग के क्षेत्र में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, है ना, जो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च पेपर बोलते हैं बात। क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है रेफरेंस ढूंढने के लिए। और रिसर्च होते हैं, ये बात बराबर है, पर फिर भी योग के क्षेत्र में आस्था से लोग ज्यादा बिलोंग करते हैं कंपेयर टू रिसर्च। जो कि फिजिकल जो है और मेंटल लेवल पे हमें रिसर्च के ऊपर ही जाना चाहिए वास्तव में। साधना पक्ष अलग चीज होती है ना। तो ये बात जो करते हैं हेमंत सर, और उनके भी एक सर हैं मृत्युंजय सर, उनको भी हमें याद करना चाहिए कि ये जो लॉ जलाई है ना, वो उन्होंने जलाई है। तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। ये हेमंत सर, फिर ये प्रज्ञा बहन, फिर और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, है ना, जिनको याद करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच हेमंत सर, आप यहाँ पे आए। और थैंक यू सो मच सर। हम सभी लोग इगरली वेट कर रहे हैं कि कब 23 तारीख आए और हमारा कार्यक्रम शुरू हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।